हेलो बच्चों, मैं संदीप शर्मा आपका स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज हम बात करेंगे साइंस के जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं उनके बारे में। प्रीवियस ईयर पेपर क्या होते हैं, जो पहले के पेपर होते हैं ना, उनके बारे में हम क्या बात करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा एक तो, और एक क्या है, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। क्वेश्चंस के बारे में आपको क्या हो जाएगा, अनुमान हो जाएगा कि इस टाइप के आते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, टाइम मैनेज कर सकते हो, आपको पता चलेगा कौन कौन से क्वेश्चन से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, अब हम चालू करते हैं क्वेश्चन पेपर को। तो आपका जो पेपर होगा 10th क्लास का सेकेंडरी का, वो कैसा होगा? ऐसा दिखेगा जैसे उसमें इस साइड कोड और आपके जो सेट हैं वो लिखे होंगे। और ये साइंस का पेपर है, ये 60 नंबर का होगा आपको, और टाइम मिलेगा इसमें 3 आवर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर है वो स्टार्टिंग में फिलअप कर देनी है, ताकि आपको कोई आगे परेशानी ना हो। इसमें क्वेश्चन कितने होंगे? 30 क्वेश्चन होंगे। आपको जांच कर लेनी पहले ही क्या है, सेट को चेक कर लेना है, अपना जो आंसर बुक है उसको भी चेक कर लेना और पेपर को भी चेक कर लेना है। ठीक है, और जो जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उनको देखना है। अब क्या है, हम जाते हैं सेट ए पे, जो क्या है हमारा फिजिक्स का पार्ट है, जिसे भौतिक विज्ञान कहते हैं हिंदी के अंदर। अब इसमें क्या है, आपको क्या है, एक स्पेरिकल मिरर दे रखा है, एक स्पेरिकल मिरर है और एक थिन स्पेरिकल लेंस है। उसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या है, -15 सेंटीमीटर है। आप इसमें क्या है, अब आपको बताना है ये कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, या कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों है, या फिर ये मिरर है वो कॉन्वेक्स है, लेंस है वो कॉनकेव है। तो ये दोनों क्या है, बोथ क्या होगा, कॉनकेव होगा। आपको फास्ट फास्ट करना है क्वेश्चन, क्योंकि फोकल लेंथ है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। किसकी होती है नेगेटिव? हमारे कॉनकेव लेंस की एंड मिरर की। ठीक है, आपको ये बात याद रखना है कि नेगेटिव होती है। अब इससे अगला क्वेश्चन हम करते हैं पावर का। पावर में कैसे क्या है, जिसको ऊर्जा बोलते हैं, पावर को हम कैसे लिखते हैं? जैसे P इजक्वल टू, हाँ, अब P इजक्वल टू क्या है, VI लिख सकते हैं। ठीक है, वो कैसे लिख सकते हैं, जैसे आपने हीट वाला फार्मूला पढ़ा होगा, चलो मैं बेसिक करवा देता हूँ, I²RT। आपको और भी क्लियर हो जाएगा। और हीट अपॉन टाइम करेंगे तो हमारे पास क्या है, पावर आ जाएगी। टाइम से ये कैंसिल और ये यहाँ पर पावर हो गई। पावर इजक्वल टू हमारा एक हो गया I²R। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। सेकंड ऑप्शन है, अब क्या है, V इजक्वल टू IR पढ़ा हुआ है हमने। ठीक है, अब क्या है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, IR × I। तो इसकी जगह हमने पुट किया तो VI, ये VI भी सही है। और एक हम क्या कर सकते हैं, इसी को जैसे मल्टीप्लाई कर दें, एक R से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, एक R से नीचे, तो ये हमारे पास हो गया I²R² अपॉन R। तो ये देखो ऊपर हो गया V²/R, ये भी सही है। अब इसमें क्या है, नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर, तो IR² है, ये पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। मैंने सभी फार्मूले करवाए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। SI यूनिट है वो किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है, एम्पियर होती है, आपको पता होना चाहिए। और अगर कोई करंट को पूछ ले तो करंट क्या होती है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी होती है, ये भी आपको याद रखना है। क्यों होती है, क्योंकि ये फॉलो करती है किसको, मतलब वैसे वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर में क्या है, अब ये क्या है, वेक्टर एडिशन लॉ को क्या है, फॉलो नहीं करती है। ठीक है, वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो है, नॉट फॉलो। ठीक है, ये है। अब इसके बाद क्या है, वाई डज द सन अपेयर रेडिश इन अर्ली इन द मॉर्निंग। ये सुबह सुबह क्या है, सूर्य है वो आपको पास क्या है, लाल है, वो क्यों दिखाई देता है, इस बारे में। तो ये क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, आपको पता चल गया होगा, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अब क्या है, अगर आप इसका, ये तो स्मॉल रीजन हो गया, आप इसको लिख सकते हो A1, मतलब लीनियर क्वेश्चन है, एक ही नंबर का है तो आप कर सकते हो। वैसे क्या है, रेड जो कलर होता है उसकी क्या है, वेवलेंथ होती है ना, वो भी आप याद रखो। रेडिश इसलिए दिखा रेड, तो वेवलेंथ है वो क्या होती है, लॉन्गेस्ट होती है। ठीक है, और क्या है, जो लाइट है ना रेड, वो क्या है, स्कैटर्ड क्या है, सबसे होती कम होती है। रेड कलर क्या है, सबसे लेस स्कैटर्ड। अगर आपको क्या है आगे, जैसे तो पीछे आए हुए क्वेश्चन है, आगे आएगा तो लेस स्कैटर्ड, वो क्या है, रेड। हाँ, तो ये लेस स्कैटर्ड हो गई, इसीलिए होता है। ठीक है, तो अब इससे अगला क्वेश्चन है, अब आपने क्या है, अगर कोई रेनबो देखा हो बारिश के मौसम में, जैसे समटाइम सीन इन द स्काई, रेनी सीजन है, तो आपको ओनली क्या है, ऑब्जर्वर, जैसे आपको क्या है, रेनबो कैसे बनता है मैं आपको बताऊं। जैसे सुबह सुबह ये इस साइड सन है, और आपने क्या है, जैसे ये सन हो गया,
इसकी तरफ अगर आपने पीठ कर रखी है, तो जैसे सुबह सुबह की बात है, तो आप क्या है ईस्ट में निकला, तो आपने वेस्ट की साइड क्या है अपना फेस कर रखा है, तो आपकी कमर किस साइड है? हाँ, आपकी कमर है मतलब ईस्ट की साइड। आप ऐसे खड़े हो यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। अब आप खड़े हो, इस साइड देख रहे हो, पीछे आपकी कमर है, तो आपको दिखेगा आगे अगर बारिश की बूंदें पड़ेंगी ना, तो अब क्या है आपको मतलब ये रेनबो दिखेगा। तो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, वाटर की जो ड्रॉपलेट्स होती है, पानी की बूंदें होती हैं, जैसे पानी की बूंद है, इसमें से प्रकाश ऐसे जाता है फिर होती है, ठीक है। तो वाटर जो ड्रॉपलेट होती है ना, उसके अंदर से होता है, ठीक है। काजिर डिस्पर्जन होता है, फाइनल रेज हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ होती है। तो ये क्या है, बोथ ए और आर ट्रू, दोनों क्या है करेक्ट है। ए भी करेक्ट है, रेनबो ऐसे ही बनता है, और उसका रीजन है वो भी करेक्ट है, ठीक है। हमने ये भी कर दिया है। अब इसके बाद क्या है, आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में बताना है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, तो इसके बारे में आप जानोगे। अब इसमें क्या होता है, जैसे आपने ये ले लिया एक सोर्स है लाइट का, इसके ऊपर क्या है लाइट पड़ रही है, और ये क्या है स्ट्रेट लाइन की वजह क्या हो जाए, डेविएट हो जाए अपने पाथ से अलग अलग डायरेक्शन में, तो उसको क्या है स्ट्रेट पाथ से जो स्प्रेड हो गई, फैल गई डिफरेंट डायरेक्शन में, उसको क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, आपको पता होगा, स्काई है हमारा, वो क्या है ब्लू दिखाई देता है, ब्लू। और क्या है, आपने टिंडल इफेक्ट है वो देखा होगा, टिंडल इफेक्ट, वो भी। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको इसके बारे में। जैसे ये आपको आएंगे आगे क्वेश्चंस आएंगे, तो आप इसलिए थोड़ा सा कर लेना। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जो पेड़ है आपके पास, जैसे ऐसे पेड़ हैं, ये पेड़ है, इसकी क्या है जैसे पत्तियां हैं। अब जो पत्तियां हैं इसकी, इनमें से क्या प्रकाश जैसे छन छन के नीचे आ रहा है, तो आप देख रहे होगे इसकी जो परछाई सी बन रही है ना, उसी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और अगर आपने देखा हो, तो आप किसी कमरे में हो, और उस कमरे में क्या है जैसे धूप आ रही है, तो अगर कोई जैसे होल है किसी गेट के अंदर, तो उसमें से क्या है थोड़ी रोशनी अंदर आती है ना, तो आपको दिखता है ना वो प्रकाश अलग से, वो क्या है टिंडल इफेक्ट होता है, ठीक है। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गया, एक जो सोर्स है मतलब लाइट जो स्ट्रेट लाइन थी, वो क्या है डेविएट हो गया, उसका पाथ मतलब बहुत जगह फैल गई, वो स्प्रेड हो गया डिफरेंट डायरेक्शन में, उसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। इसके मैंने एग्जांपल भी करवा दिए हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। अब देखो अगर कोई आसमान से आपको आज देखे, तो क्या धरती पे क्या है जीवन दिखाई देगा? नहीं देगा। उसका क्या है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह है कि अगर कोई अंतरिक्ष से देखेगा, तो लाइट ईयर से जैसे जो प्रकाश ट्रैवल कर रहा है लाइट की स्पीड से, अब क्या है वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल तो कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है कि अब धरती पे क्या देखेंगे, उसको डायनासोर देखेंगे, क्योंकि उसने टाइम भी तो लिया है मतलब प्रकाश को वहाँ तक पहुँचते हुए। ऐसे ही आपके पास क्या है स्टार्स है। स्टार्स क्या है, स्टार्स जैसे आपको मतलब स्टार्स एक्चुअली में क्या है आपको दिखाई कहाँ दे रहा है, यहाँ दे रहा है ये, ठीक है। और वो क्या है आपके पास जैसे है कहाँ पर, ये स्टार है, आपको क्या है दिख रहा है यहाँ पर, और है वो एक्चुअली पे जा चुका है यहाँ। आप ऑब्जर्वर हो, तो आपको क्या है ये यहाँ दिखाई दे रहा है, जबकि ये यहाँ जा चुका है, एक्चुअली पोजीशन इसकी यहाँ है, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, इसकी वजह से क्या है चीज़ें ऊपर नीचे दिखाई दे। और भी आप अगर देखना चाहो तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है इसमें, मतलब अगर आप देखो तो, ठीक है। तो इसमें आपको देखना होगा, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। ये चलो हमने इसको भी कर दिया है। अब इसके बाद क्या है, हाँ, वाई इज टंगस्टन यूज्ड इन एक्सक्लूसिव फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक लैम्प है कोई, जैसे आपके जो बल्ब्स वगैरह हैं उनमें क्यों फिलामेंट ही क्यों यूज होता है, फिलामेंट इलेक्ट्रिक लैम्प में क्यों, तो ये इसका रीजन क्या है, इसकी की क्या है मतलब आप फिलामेंट है, तो फिलामेंट क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इसलिए इसके साथ साथ क्या है, हाई क्या होती है इसकी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है ना, वो भी क्या होती है हाई होती है, तन्यता बोलते हैं शायद इसको, हाँ, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो भी ज़्यादा होती है। और उसके साथ साथ क्या होता है, लो वेपर प्रेशर होता है इसका, ठीक है, ये भी बता सकते हो। ये होते हैं, ठीक है। और ये लंबे समय तक चलता है, ठीक है।
अब एक क्वेश्चन और आ सकता है, जैसे जो फिलामेंट लैंप है, मतलब जैसे लैंप है, इलेक्ट्रिक लैंप है, उनमें क्या है, आपको कौन सी गैस भरी जाती है, तो नियोन और आर्गन भरी जाती है। ये भी आप इसके साथ याद रख लेना, ठीक है। नियोन और आर्गन भरी जाती है ताकि ये क्या है, ऑक्सीडाइज नहीं हो जाए, मतलब जंग वगैरह ना लग जाए, खराब ना हो इसके लिए। अब क्या है, आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस का क्वेश्चन है। पोटेंशियल डिफरेंस का क्वेश्चन है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, जैसे क्या है, V अपॉन आई इजक्वल टू होता है हमारे पास R, ठीक है। अब क्या है, आपको बताया पोटेंशियल डिफरेंस है टू टर्मिनल का, 60 वोल्ट है और करंट है 4 एम्पियर, ठीक है, हो गया। और सेकंड जो है ना, हीटर ड्रा क्या करता है, अगर क्या है हम उसको क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर दे कितना, 120, तो करंट कितना जनरेट करेगा। इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, देखो, हाँ। अब इसको चलो निकालते हैं, इसको निकालते हैं, V1 अपॉन I1 इजक्वल टू V2 अपॉन I2, यही तो है। अब इसको वैल्यू रखें, हम वैल्यू रखें, V1 की वैल्यू कितनी है, 60, बाई I1 की वैल्यू 4, ठीक है। V2 की वैल्यू कितनी है, 120, और I2 की वैल्यू है हमें बतानी, ठीक है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो जैसे 60I2 हो गया, और ये हो गया 120 इंटू 4, और ये 60 है, ये क्या है, इसके नीचे ले आए और इसको कट किया, टू जा I2 की वैल्यू आ गई, करंट आ गया हमारे पास 8 एम्पियर, ठीक है। 8 एम्पेयर का करंट होगा, वो जनरेट होगा। ये क्वेश्चन भी हमने कर दिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, देखो, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उसको करेंगे। ये इसका आंसर लिख दिया हमने, 8 एम्पेयर की क्या है, जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो क्या होता है, रेजिस्टेंस के बारे में पूछा है इसने। तो क्या है, जो अपोज करें, अपोज ऑफ फ्लोइंग करंट, ठीक है। ये बहती हुई धारा का क्या करता है, प्रतिरोध करता है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम्स में लिखते हैं इसको, ठीक है। और फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो एक तो रजिस्टिविटी, जैसे आपने R इजक्वल टू रो L बाई ए पढ़ा होगा, ये रजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है, लेंथ पे और क्रॉस सेक्शन एरिया पे। तो लेंथ पे रजिस्टिविटी हमने बता ही दिया, और क्रॉस सेक्शन एरिया पे, ठीक है। वायर जितनी मोटी होगी ना, आप ये याद रखो, जितनी ज़्यादा मोटी वायर होगी उसमें क्या है, मतलब एरिया उसका उतना ही ज़्यादा होगा, जिसका डायमीटर जितना ज़्यादा होगा। तो ये अब क्या है, इसका रेजिस्टेंस अपने आप क्या है, कम हो जाएगा। और जितनी ज़्यादा लेंथ होगी ना, उसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रजिस्टिविटी हर किसी मेटल की अलग अलग होती है, ठीक है। ये भी हो गया हमारे पास। अब हाँ, वेन इज, हाँ, द फोर्स, मतलब एक्सपीरियंस करेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर है वो प्लेस करें मैग्नेटिक फील्ड में, कब एडजस्ट होगा, तो F इजक्वल टू होता है IL/B, क्या होता है, साइन थीटा। अब इसमें क्या है, अगर मतलब ये थीटा है, थीटा की वैल्यू 90 पे ही क्या होती है, साइन थीटा 90 इक्वल सबसे मैक्सिमम होता है 1, और 1 होता है किस पे, थीटा इजक्वल टू 90 पे क्या है, 1 होता है। तो अगर परपेंडिकुलर होगा ना, फोर्स और करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, मैग्नेटिक फील्ड में और फोर्स में क्या एंगल होगा, 90 डिग्री का होगा ना, तभी बनेगा ये, ठीक है। अब वाई डू नॉट टू मैग्नेटिक लाइन्स, मतलब इंटरेक्ट क्यों नहीं करती हैं, वो एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है, ऐसे क्यों नहीं काटती हैं दो मैग्नेटिक लाइन। तो आप एक मैग्नेट बना लीजिए ऐसे, एक नॉर्थ पोल बना लिया, साउथ पोल, ऐसे आप इसमें से निकलते हुए दिखाएंगे लाइंस को। ये क्या है, जैसे दो लाइंस अगर ऐसे जा रही हैं, आप ऐसे मान लो, चाहे ऐसे मान लो, ये दो लाइन जा रही हैं, तो ये क्या है, इसकी डायरेक्ट, आप किसी भी पॉइंट बताओगे तो डायरेक्शन ऑफ क्या है, करंट बताएंगे, डायरेक्शन बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड की। अब क्या है, ये अगर एक ही ओरिजिन से निकली है ना, तो कभी इंटरेक्ट हो ही नहीं सकती, ठीक है। यही होता है इसका रीजन, और कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है, एट द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है जैसे, और क्या है, टू डिफरेंट डायरेक्शन है जैसे साइमल्टेनियसली, वो बता ही नहीं सकते फिजिकली, तो क्या है, इम्पॉसिबल है एक दूसरे को कट करेंगे, कि एक जो मतलब ये मैग्नेटिक लाइन है, वो क्या है, दो जगह डायरेक्शन बता दी, इस साइड भी बता दी, इस साइड भी बता दी, फिजिकली पॉसिबल है ही नहीं, तो इसीलिए नहीं हो सकता, ठीक है। अब इससे अगला क्वेश्चन है, अब फंक्शन ऑफ अर्थ वायर, अर्थ वायर का क्या फंक्शन है इसमें है। तो आपने देखा होगा आपके घर में जो स्विच है उसमें ऐसे ऐसे तीन है, तो अर्थिंग वायर होती है जो ब्लू, वो इसमें होती है, मतलब ग्रीन होती है वो अर्थ वायर, इसमें लगती है।
ये इसका यूज क्या होता है कि ये हमें क्या है इलेक्ट्रिक शॉक से बचाती है। इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा हमें, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्या है अगर एक्सेस अमाउंट में करंट फ्लो होगा तो करंट को क्या कर देगी, ज़मीन के अंदर क्या है हमारी अर्थ के अंदर क्या कर देगी, पास करवा देगी। ठीक है, तो ये इस बचाव के लिए होता है, तो नेसेसरी होती है मेटलिक अप्लायंस के लिए। जैसे आपके घर में कोई फॉल्ट वगैरह हुआ कहीं पे, तो फॉल्ट अगर हुआ है ना तो फॉल्ट की वजह से आपके जो अप्लायंस है ना उनको जलने नहीं देगा ये। ठीक है, उस करंट को क्या है एक्सिस करंट को ये क्या करेगा, अर्थ में क्या करेगा, भेज देगा। ठीक है, अब अर्थ के अंदर चला गया तो नेसेसरी है ये चीज़ों को क्या है अप्लायंस को क्या करता है सुरक्षित सेफ कर रखता है और सेफ एंड सिक्योर है। और अगर किसी को करंट वगैरह लगेगा तो उस समय पर भी क्या है ये काम आता है। ठीक है, के बाद बात करेंगे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, ये हमारे पास एक समतल प्लेन है। अब क्या है जैसे वाटर में दिखाएं हम, ये यहाँ से इंसिडेंट रे आई, ये हमने नॉर्मल खींच लिया तो एंगल आप यहाँ पर आई बनाया है कोई, और ये अब जैसे इस डायरेक्शन में जानी चाहिए थी लेकिन ये गई है अंदर की तरफ। ठीक है, तो एक ये एंगल आर, तो ये जानी वैसे कैसे चाहिए थी, यहाँ जानी चाहिए थी पर गई नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है एंगल इसका मतलब चेंज हुआ है। अब इसमें क्या है स्नेल्स लॉ लगा है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू, वैसे तो कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो जैसे इसका n1 है, इसका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स है वो n2 है, तो इसको लिखते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2 अपॉन n1। ठीक है, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो लिखें n1 साइन आई इक्वल टू साइन आर है उसका n2, ये यहाँ पर ऐसे भी आता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी हमने स्नेल्स लॉ के बारे में बता दिया है। ठीक है, अब क्या है आपको बताना है क्या, जैसे मिरर्स हैं उनके बारे में बताना है कि जो मिरर है। चलो ठीक है, अब मिरर डू वी यूज, जो अपने साइड मिरर है जैसे व्हीकल के, वो कौन सा यूज होता है, तो वो कॉन्वेक्स होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि वो हमारे पास क्या है वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल एंड क्या है इरेक्ट क्या बनाता है, इमेज बनाता है, और डिमिनिश्ड मतलब छोटी बनाता है, इतनी छोटी। अगर देखो आपके पास पीछे अगर और कोई लेंस लगा दें तो मतलब मिरर लगा दें, तो कॉन्वेक्स की जगह और कोई लगा दें तो क्या है अगर वो फोटो को बड़ी दिखाएगा तो गाड़ी बड़ी दिखने लग जाएंगी, और या फिर गाड़ी को दिखाए ही ना। तो ये क्या है वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट बनाता है और छोटी बनाता है, जिससे वो क्या है स्टेबल तरीके से देखे जा सके। अब क्या है इसमें देखो, अगला क्वेश्चन है कॉनकेव लेंस है उसकी फोकल लेंथ क्या है, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ f इजक्वल टू -15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या है द डिस्टेंस शुड ऑब्जेक्ट कितनी पे रखें, इमेज है वो क्या है इमेज आई, तो इमेज इजक्वल टू v -10 सेंटीमीटर। फार्मूला क्या होता है 1/f इजक्वल टू 1/v/1 - u, ये होगा। अब ठीक है, ये लेंस फार्मूला है अपने पास। अब क्या है आपने रखा है इसे 1/f की वैल्यू क्या है -15 इजक्वल टू 1/-10 -1/, सोल्व करेंगे इसको। चलो इतना तो खींचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसको इस साइड लेके आएंगे -1/15 +1/10 इजक्वल टू -1/u। अब इसको हमने सोल्व किया, देखो इसका एलसीएम लिया वो आ गया 30, 15 से डिवाइड किया 2 -2, और इसको क्या है तो 3 आया, 10 से डिवाइड किया तो +3 इक्वल टू 1/13 आ गया, और ये क्या आया माइनस का है, माइनस का 1/u इक्वल टू 30, तो u की वैल्यू हो गई -30। ठीक है, u की वैल्यू हमारे पास -30 होगी। अब आप इसकी मैग्निफिकेशन और बताना चाहो तो वो और बता सकते हो, मैग्निफिकेशन आएगी इसके जैसे 0.33 के करीब आ जाए, वो तो यही है v/u करते हैं ना माइनस का, वो उससे हो जाता है। ठीक है, अब हमने ये कर दिया। अब मिरर फार्मूला लिखना है आपको, उसके लिए आप देखो क्या कर रहे हो, उसके लिए बताओ। हाँ, तो उसके लिए आप देखो, अब आप लिखोगे क्या 1/f इजक्वल टू 1/v + 1/u। ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, इसको ऐसे लिख दोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, और ये क्या है इमेज, और ये क्या है फोकल लेंथ। ठीक है, ये लिख दी। अब साइन कन्वेंशन हम क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देंगे। नेम द मिरर दैट कैन गिव
इरेक्ट इन लार्ज ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है हमारे पास, बड़ी फोटो कौन दे, देखो कॉन्वेक्स है वो तो छोटी देता है, तभी हम कॉन्वेक्स मिरर को क्या साइड में लगाते हैं। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, कॉनकेव आ जाएगा। कॉनकेव मिरर है वो मेरे क्या देता है, इन लार्ज देता है ऑब्जेक्ट और इरेक्ट देता है, ठीक है। अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड इन वाइट वाश, हाँ वाइट वाश वाल्स, मतलब दीवार को क्या है जब हम मतलब जो कड़ी वगैरह करते हैं वो कौन किससे करते हैं, उसमें कौन सा सॉल्यूशन यूज होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड है ना वो यूज होता है, ठीक है। CaO Cl2 है, इसका नाम क्या प्रचलित है, इसके बारे में आप पूछ रहे हैं। तो जैसे इसको हम क्यों, इसका नाम क्या प्रचलित है पहले तो यही बता देते हैं। तो इसको क्या है, हम क्या कहते हैं आपको पता होगा, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर होता है और ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर तो हमने बता दिया। अब कौन सी जो एक मेटल है, इज ए मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो वो क्या है, Hg हो गया हमारे पास, मरकरी बोलते हैं ना जिसको, मरकरी होती है, रूम टेम्परेचर पे क्या है आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगी। वाई डू आयन कंपाउंड्स है मेटलिक जो पॉइंट, मेटलिक पॉइंट है वो होते हैं इसमें, तो इसमें क्या है आयनिक जो कंपाउंड है उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, तो क्यों होता है क्योंकि उनका इलेक्ट्रो जो स्टैटिक फोर्स है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है उनका जो आयंस का होता है, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो लिखते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन अपोजिटली, हाँ हाँ मतलब चार्ज जो आयन है ना उन पे होता है, इसलिए होता है, ठीक है। अब क्या है आपके पास, जैसे अगला क्वेश्चन है, वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे में बदल जाता है, सिल्वर क्लोराइड है वो किस में बदल जाता है, सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रे रंग में, और डीकम्पोजिशन होता है सिल्वर क्लोराइड का, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टेक्स प्लेस, सिल्वर और मेटल में और क्लोरीन है उसमें। तो इसमें भी क्या है जो एक्सप्लेनेशन है वो दोनों सही है, राइट है, ठीक है, और कुछ नहीं है केमिकल, हाँ ये इसमें रीजन बता ही रखा, सही है और कुछ नहीं है। अब क्या है आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताना, देखो ये बहुत ही मतलब इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन विच मोर रिएक्टिव है ना, वो मेटल क्या हो कर देती है, डिस्प्लेस करती है, लेस रिएक्टिव मेटल है ना उससे। तो उसमें क्या है, जैसे Zn हो गया हमारे पास प्लस, हाँ CuSO4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ हमने इसको चेंज किया तो क्या हुआ, ZnSO4 हो गया और प्लस, हाँ Cu अलग से हो गया, ठीक है। तो ये अलग अलग हो गया ना, इसकी वजह से हो गया, ठीक है। इसका SO4 था, मतलब इसके साथ Cu के साथ SO4 था, वो Zn के पास जाके लग गया इसलिए हो गया। तो इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं आपको चलो इसकी डेफिनेशन लिख दूं, ए केमिकल रिएक्शन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल की तरफ, ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, वाई डू एसिड शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर, क्यों दिखाता है, क्योंकि ये क्या है H पॉजिटिव आयन है उनको प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता, ठीक है, दे डू नॉट प्रोड्यूस, बना ही नहीं पाता मतलब हाइड्रोजन आयंस या H पॉजिटिव आयंस, आप ऐसे ही बोल सकते हैं। अब आपके पास क्या है, एक मतलब क्या है सॉल्यूशन है A एंड B, इसका pH सॉल्यूशन है। तो अब मतलब एक का 6 है और pH सॉल्यूशन एक का 8 है, ठीक है। A इक्वल टू हमारे पास pH नंबर है 6 और B इक्वल टू हमारे पास नंबर है pH नंबर 8। तो हाइड्रोजन जो है वो आयन है वो कौन से में ज़्यादा होंगे, इसके लिए मैं देखो आपको दिखाता हूँ। अब देखो आप H पॉजिटिव आयन कौन सी में ज़्यादा है, आप इसके लिए देख सकते हो। इसके लिए देखोगे तो आप देखो H पॉजिटिव जो आयन है, A का जो pH था वो था 6 और B का pH तो क्या था, वो था 8। तो 8 से ज़्यादा होते ही तो OH है ना नेगेटिव वाले ये ज़्यादा हो जाएंगे, H वाले कम हो जाएंगे, तो 6 के लिए इस साइड है। तो अब क्या है इसमें क्या होंगे, H पॉजिटिव ज़्यादा होंगे, ज़्यादा एसिडिक नेचर क्या है, एसिडिक नेचर ज़्यादा कौन से का होगा, 6 वाले का होगा, एसिडिक नेचर मोर है इसका, ठीक है, आपको यही बताना। और
ठीक है, 6 वाले का ज़्यादा है, 8 वाले का कम है इन कंपेरिजन। अब देखो इस क्वेश्चन को भी हमने सोल्व कर दिया। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन क्या है मेटल और नॉन मेटल में हमें क्या है डिफरेंस बताने हैं। इसके लिए हम देखो अब क्या करते हैं, तो आप देखो अपीयरेंस होती है वो दिखती कैसी है, मैं इसके बारे में बताता हूँ। मेटल कैसी दिखती हैं, तो मेटल क्या होती है हमारे पास लस्टर होती है। लस्टर क्या होती हैं, अगर आप क्या है इनको काटोगे तो चमकदार दिखाई देंगी, जबकि नॉन मेटल डल दिखाई देंगी। ठीक है, हार्डनेस क्या है, हार्डनेस देखो अब क्या है मेटल क्या होती हैं हार्ड होती हैं और नॉन मेटल सॉफ्ट भी हो सकती हैं। ठीक है, मेलेबिलिटी है वो किसकी ज़्यादा होती है, मेटल की होती है। इनके को क्या है मतलब मेलेबिलिटी है तो पीट पीट के क्या है इसकी क्या करते हैं मतलब चादर बना सकते हैं। ठीक है, हाँ थिन जो सीट है वो बन सकती है इसकी। ठीक, इसकी नहीं बन सकती। ठीक है, मेलेबल नहीं होती है। कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन सीट्स। चलो, डक्टिलिटी होती है DUCTILIT। डक्टिलिटी क्या होती है, जो अब हम देखेंगे अब लस्टर है ये हो गई, तो इनकी क्या है डक्टिलिटी होती है जिससे इनको क्या है इनकी क्या है मतलब वायर्स बनाई जा सकती हैं। इनको क्या है ड्रॉबैक किया जा सकता है, इनका को नहीं किया जा सकता नॉन मेटल। अब क्या हीट है, हीट को क्या कंडक्ट करती हैं, मेटल वो कंडक्ट करती हैं और ये क्या करती हैं नॉट कंडक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को भी क्या करती हैं ये कंडक्ट करती हैं, ये कंडक्ट नहीं करती नॉन कंडक्ट। ठीक है, पोर कंडक्टर होती हैं इनके लिए। ठीक है, हमने ये कर दिया पूरा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो आप अब इसके बाद क्या है जो हम एक क्वेश्चन और देख रखा है। हाँ, एमोफोर्ट्रिक ऑक्साइड है वो क्या होते हैं, जो एसिडिक और बेसिक क्या है बोथ होते हैं ना, शायद वो होते हैं। ठीक है, तो एमोफोर्ट्रिक जो एसिड है उनके बारे में हम बात करें तो वो कौन से होते हैं देखो। बोथ एसिडिक और क्या है बोथ एसिडिक एंड बेसिक। चलो मैं इसको थोड़ा साफ ही कर देता हूँ ऊपर से ताकि हम यहाँ पर लिख सकें। बोथ एसिडिक एंड बेसिक नेचर होता है। इसके साथ साथ आप इसके क्या है 2 एग्जाम्पल पूछ रहे हैं, तो Al2O3 और दूसरा है ZNO। और ये क्या करते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं प्रोड्यूस H2O वाटर करते हैं, इसके साथ साथ साल्ट करते हैं। ठीक है, ये भी प्रोड्यूस करते हैं और मैंने इसके 2 एग्जाम्पल बता दिए हैं। आपको इतना ही पूछता है, इतना और ज़्यादा कुछ नहीं पूछता। अब क्या है कन्वर्जन है इसमें क्या अब क्या है कन्वर्जन है इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड है ना इसमें, तो इथेनॉल लिखो पहले CH3CH2OH। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो क्यों है, तो ऑक्सीडेशन करवाया हमने फिर इथेनोइक एसिड बनाया हमने CH3COOH प्लस H2O वाटर है वो इसमें क्या है और हो गया। अब क्या है इसमें हमने ऑक्सीडेशन करवाया है ना, तभी क्या है ये रिएक्शन हुई है। तो अब क्या है कन्वर्जन किया और किसी इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड है ना वो बनाया है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, तो ये रिटर्न कर दिया हमने। आप देखो मिला के देख लेना। देंगे होमोलोगस जो सीरीज है वो कौन सी होती हैं, जिनमें क्या है कार्बन होता है, कार्बन की क्या है ए सीरीज ऑफ कार्बन, सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड दैट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। बट क्या होता है फंक्शनल ग्रुप होता है ना, वो क्या होता है ग्रुप क्या होता है सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम हो और कार्बन की क्या है डिफरेंट नंबर हो सकते हैं, कोई नहीं, जैसे मिथ ईथ प्रो ब्यूट एग ऐसे हो सकते हैं हेक्सागन तक, कोई मतलब आगे भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इनमें। अब क्या है अगर आप इसका कोई जैसे एग्जाम्पल लिखना चाहो तो CnH2n+2 ये,
जैसे आपको कुछ नहीं है ऐसे ही बताने हैं, मैं चलो आपको थोड़ा सा इसके बारे में ज़्यादा बता देता हूँ, तो अगर आपको बड़े क्वेश्चंस में आए तो आप इसको और भी कर सकते हो। जैसे क्या है, अब मीथेन बनाना, आपको मीथेन ये बना के दिखाता हूँ, सी ये, ठीक है, इथेन बना देता हूँ। इसमें 2 कार्बन एटम होते हैं और कुछ, ठीक है। ऐसे प्रोप मिथित प्रोप भी बना सकते हो, प्रोप में क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। चलो ये भी हमने बना के देख दिया, ठीक है। होमोलोगस होते हैं ऐसे, आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। ये हमने इसको कर दिया है। अब इसके बाद में क्या है, आप देखो अगले क्वेश्चन को, इनकी क्या है, एटम की इथेनोइक एसिड है, इसको हमने डॉट स्ट्रक्चर है ना वो ड्रा करना है, तो हम जैसे इसका इस जगह करते हैं डॉट स्ट्रक्चर ड्रा। इथेनोइक एसिड है ना, इसके बारे में बता रखा है। हाँ, तो इथेनोइक एसिड का हमें ड्रा करना है, तो मैं इसको ड्रा करके दिखा देता हूँ आपको। सी, फिर एच, एच और यहाँ पर एच, ये कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसके साथ एच। हाँ हो गया, ये क्या हमारे पास हो गया, इथेनोइक एसिड है ना ये। अब इसका क्या है, हमें डॉट वाला बनाना है, तो चलो मैं इसका डॉट वाला बनाता हूँ। सी, ये हाइड्रोजन का 2, ठीक है, ऐसे डॉट में कर दो आप इनको। ये कार्बन और ये हाइड्रोजन के, फिर यहाँ यहाँ और यहाँ यहाँ ये हो गए, ठीक है। डॉट में इसके 2 और कार्बन के 2, ये दोनों हाथ मिल गए। अब कार्बन के 2 हैं वो यहाँ, और ऑक्सीजन के हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजन को लिख दिया हमने, इसके साथ जुड़ गए जैसे। इस साइड ऑक्सीजन के साथ है 2, ठीक है। इस साइड हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के 2, ठीक है। ऐसे बनाना है आपको इथेनोइक एसिड के बारे में कर दिया हमने। H2S है, इसके बारे में देखो आपको ऐसे करना है। H2S के में हाइड्रोजन, S और H। अगर आप वैसे बनाओ तो H, अब इसमें क्या है, ऐसे ही इसके बारे में करो। ये डॉट स्ट्रक्चर भी बन गया आपका। प्रोपेन 1 है ना, इसके बारे में देखो आप। प्रोपेन 1, हाँ चलो मैं यही बना देता हूँ। प्रोपेन 1 है, इसके बारे में देखो। सी, एच, 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 सी डबल बॉन्ड O, सी, एच, एच, एच। ये तो आपको कुछ नहीं, अगर आपको वैसे बनाना है ना तो अब आपको सिर्फ इतना ही करना है। देखो यहाँ कार्बन के 2 और इस कार्बन के 2, ये कार्बन के और ये 2 हाइड्रोजन के डॉट, ये 2 कार्बन के और ये 2 हाइड्रोजन के, अभी ये 2 कार्बन के और ऊपर थोड़ा ये 2 हाइड्रोजन के, ऐसे आप मिला सकते हो इनको, ऐसे ऐसे करके। ठीक है। अब इसमें ऑक्सीजन के 1 2 4 ऑक्सीजन के और 4 कार्बन के, ठीक है। ये हो सकता है, ये यहाँ 2, इसके 2, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन के 2 और ये कार्बन के 2 यहाँ मिल गए, ये कार्बन के 2, हाइड्रोजन के 2, ये कार्बन के 2, हाइड्रोजन के 2, ऐसे मिला के हम इसको क्या है, डॉट स्ट्रक्चर इसका बना सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ बड़ा नहीं है। अब प्रोपेन 1 तक हो गया। अब क्या है, वाई आर द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज। जैसे मोस्ट जो एप्लीकेशन है ना वो क्यों होते हैं, इसके लिए यूज करना है, ठीक है। वाई आर कार्बन, इसमें क्या होता है, इनकी जो क्लोरोफिक वैल्यू होती है, क्लोरोफिक वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, हाई होती है, जिसके कारण ये जलने में अच्छे होते हैं
और क्या है, लेस हमारे पास क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। इनका जो कंबसन है ना, वो क्या है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आग भड़क गई तो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कंट्रोल हो सकता है, ये मिल सकते हैं। ईजी इनकी क्या है, हैंडलिंग है, ईजी ऑफ हैंडलिंग, ठीक है, और कुछ नहीं है, ये सिंपल ही चीज़ें हैं। हाँ, कहीं पर भी मिल जाएंगे आपको। क्लोरोफिक वैल्यू आई है, हाइड्रोकार्बन की मान लो, हाइड्रोजन की मान लो, बस यही है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और क्लीन फ्लेम होता है इनका, क्लीन फ्लेम, नो स्मोक प्रोड्यूस, ठीक है, प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो मैं इनका क्लोरोफिक वैल्यू हाई होने के कारण मैक्सिमम इग्निशन टेम्परेचर है वो, मतलब रोकता है इनको, और कुछ नहीं है, यही है। अब इसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ए फूड चेन। फूड चेन के बारे में पूछा है, तो फूड चेन के बारे में हम बता देंगे। तो क्या है, जैसे ग्रास है, उसको क्या खाती है, बकरी, और बकरी को क्या खाता है, ह्यूमन, ठीक है। बी आंसर इसका राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा पार्ट है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल के क्या होता है, इन ह्यूमन बीइंग में होता है, काम आता है मतलब। तो इसमें ओवरी है, ये भी फीमेल में होता है, यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब होती है। वेस्ट डिफरेंस होता है ना, ये क्या होता है, ये मेल के अंदर होता है, तो ये होगा, ठीक है। हाँ, ये नहीं होंगे, आपको सिर्फ इसके बारे में करना है कि इसका आंसर है वेस्ट डिफरेंस, ठीक है। ये टेस्टिस से क्या है, अपने जो स्पर्म है उसको ले जाता है। मेन रीजन फॉर द लॉस ऑफ ओजोन लेयर इन एटमोस्फेयर है, वो इंक्रीज क्या होता है, सीएफसी बढ़ा हुआ है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो बढ़ रहा है, और ये क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ रहा है। आप इसको भी याद रखो, क्या पता आपको यही पूछ ले, स्ट्रेटोस्फेयर है ना, उसमें बढ़ रहा है, ठीक है। व्हाट इज एसेंशियल फॉर साइंस, मतलब साइंथेसिस थायरोक्सिन है, थायराइड ग्लैंड है, उसके लिए क्या है, तो आयोडीन एसेंशियल है, एंड सेलेनियम होता है ना, सेलेनियम होता है। आयोडीन 65% है, ठीक है। आप इसको इतना याद रखोगे, इतना में तो बहुत हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे करते हैं, जैसे एनर्जी जो रिक्वायर्ड है ना वो, तो इसमें बताया एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, हाँ, इन द माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना उसमें, तो इसमें क्या है, ए और बी बोथ सही है, रीजन भी सही है इसका। और एटीपी की आपको क्या है, आप इसको और याद कर लो, एटीपी की फुल फॉर्म है ना, ये पूछ लेते हैं कई बार, एडो, हाँ, एडनो साइनी ट्राईफॉस्फेट, ट्राईफॉस्फेट होता है ना, ये होती है, ठीक है, ट्राईफॉस्फेट होता है, एडो साइन ट्राईफॉस्फेट, ओके। अब इसके बाद में क्या है, ये तो हमारा हो गया। अब सेल डिवीजन में प्लांट में कौन सी चीज़ काम आती है, और इन हैबिटेट जो ग्रोथ है ना उसके लिए कौन सी आती है, इसके बारे में बताना है हमें। तो एक तो साइटोकिन्स होते हैं, ठीक है। सेल डिवीजन के लिए क्या होता है, साइटोकिन, CYTOKININ, साइटोकिन्स लिख दिया हमने। और ये क्या है, ABA बोलते हैं उसको, हाँ, एब्स का CS एसिड है ना वो, तो ABA, हाँ। अब क्या है, फंक्शन क्या होते हैं, परफॉर्म बाय टेस्टिस इन ह्यूमन, क्या होता है, तो प्रोड्यूस क्या करता है, ये मेल रिप्रोडक्शन में होता है, क्या है, हाँ, स्पर्म है वो करता है, स्पर्म क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस स्पर्म, हाँ, ठीक है, मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें। और क्या है, टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन को क्या करता है, यही मेल सेक्स के लिए, मतलब उसको भी प्रोड्यूस करता है। और रेगुलर क्या करता है, हाँ, रिप्रोडक्शन जो सिस्टम है, हार्मोन्स क्या करता है उसको, रेगुलर क्या करता है, रिप्रोडक्शन हार्मोन्स फंक्शन, ठीक है, ये भी करता है। अब क्या है, आपको लेबल डायग्राम क्या है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का, वो फिर फ्लोर का क्या करना है, ड्रा करना है। तो चलो मैं उसको ड्रा करके आपको दिखाता हूँ। ये है, देखो इसमें क्या है, एंथर है, ठीक है, एंथर है, स्टेमन है, फिलामेंट है, पीटल है, सेपल है, हाँ, रेप्टिकल्स हैं, पेडिकल है, स्टाइल। इसमें पिस्टल में जैसे ये हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं, ठीक है।
हाँ स्टिग्मा है, तो इस ही को बोलते हैं। ये क्या है आपके पास लॉन्गिट्यूडनल, इसका क्या है बता रखा है इसके बारे में, लेबल डायग्राम है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लोर का। ठीक है, आप इसको कर दिया है हमने। आप इसको क्या बना सकते हो अपनी कॉपी में, चलो ये तो ड्रॉ ही करना पड़ेगा, इसमें समझाना क्या है। हाँ इसके बाद क्या है मेंडल एक्सपेरिमेंट्स है वो शो करना है, उसके बारे में पूछ रखा है। मेंडल जो एक्सपेरिमेंट है ये, तो ये क्या है क्रॉसिंग की थी, किसने क्रॉसिंग क्या की है, पीज की, मटर की जो होती है। तो चलो मैं लिखता हूँ क्रॉसिंग पी और मतलब डिफरेंट जो ट्रेट है ना उनके साथ, डिफरेंट ट्रेट्स। मेंडल ने क्या किया, 2 पी प्लांट लिए अपोजिट ट्रेट के, 1 शॉर्ट और 1 टाल, उनको क्या क्रॉस करवाया था। ठीक है, अब इनके एक्सपेरिमेंट के बाद जो मतलब हुआ, मतलब लॉ ऑफ क्या है डोमिनेंस है उसके बारे में बताया, सेग्रीगेशन के बारे में, इंडिपेंडेंट जो एसोसिएशन है जैसे जैन से डिफरेंट ट्रेट की क्या है सेग्रेट होते हैं, इंडिपेंडेंटली होते हैं ड्यूरिंग क्या है फॉर्मेशन, गैमेटिक्स जो बनते हैं ना गैमेटिक्स। ये तो चलो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसको आप पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ठीक है, ये फिर भी आएगा। हाउ इज, हाँ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में क्या है, जैसे बच्चे के सेक्स का निर्धारण नहीं होता, लड़का होगा लड़की होगा, उसके बारे में बता रहा हूँ। तो एक तो जो ये मिथ है ना, आप इसको क्लियर कर लो कि मतलब आप मतलब लेडीज को के ऊपर डिपेंड नहीं होता है कि मतलब लड़का होगा लड़की, मेल पे ही होता है डिपेंड। जैसे क्या है क्रोमोसोम होते हैं एक्स और वाई होते हैं मेल के पास, और एक्स एक्स होते हैं किसके पास, फीमेल के पास। तो ये फीमेल और ये क्या है मेल। ठीक है, इसने अपना क्या है, अब जैसे ही क्या है वो स्पर्म हुआ और उसके बाद क्या है आगे जो भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हुई, उसमें क्या है अगर इसमें से क्या है एक बार एक्स आ सकता है एक बार वाई आ सकता है, और एक बार इसमें से एक्स, तो अगर देखो ये है और एक ये है, अगर आप इसको देखो ऐसे बना हुआ हुआ, हम्म अब देखो अगर इसमें से एक्स आया, ये वाई है, ठीक है, और इसमें से भी एक्स आया, दोनों एक्स एक्स मिले, तो आपके पास क्या होगा फीमेल, मतलब गर्ल के लिए होता है। और अगर एक्स इसमें से वाई आया मेल वाले में से और लेडीज वाले में तो एक्स ही आएगा, तो इसमें से एक्स, तो एक्स वाई अगर हुआ तो क्या होगा मेल, बस मतलब बॉय और ये गर्ल। ठीक है, तो देखो इन्हीं से आप क्रोमोसोम से हिसाब लगा लो कि मतलब फीमेल का वो ये नहीं है, फीमेल तो दोनों बारी क्या है एक्स ही छोड़ती है, मेल पे डिपेंड करता है, एक्स हार्मोन होगा या फिर क्रोमोसोम होगा या वाई होगा। अब क्या है एरोबिक और एनोरोबिक जो कंडीशंस हैं, मतलब जो रेस्पिरेशन है उसमें क्या है ह्यूमन बीइंग में क्या है 3 डिफरेंस बताने हैं। तो एरोबिक होता है वो क्या प्रेजेंस किस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, याद रखो। और एनोरोबिक होता है वो विदाउट ऑक्सीजन होता है। ठीक है, हाँ विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें क्या होता है आपको एटीपी है, वो होती है एटीपी जनरेट होगा, और इसमें क्या होगा लेस एटीपी होगा, और उसके साथ साथ क्या होगा इसमें लेस होगा इसमें मोर होगा। ठीक है, इसमें क्या है जैसे एरोबिक करोगे ना उसमें H2O और वेस्ट है ना वो रिलीज होगा, और इसमें लैक्टिक एसिड होगा इन ह्यूमन। ठीक है, आपको ऐसे ही लिखना है, दोनों में डिफरेंस ही तो बताना है। ठीक है, अब चलो मैं बताता हूँ लार का क्या क्या यूज है आपके जैसे जो आप डाइजेशन होता है उसमें। तो सबसे पहले तो क्या होता है, देखो मैं सबसे पहले ही बात करूँ, रोल क्या होता है, ये सलाइवा क्या है भोजन से लिपट के क्या करती है उसको नरम बना देती है, आपको पता है, और उससे क्या है हमारी जो पाइप है फूड पाइप है उसमें क्या है ये अटकता नहीं है, एक तो ये है। एक क्या है इसमें स्पेशल एंजाइम होते हैं क्या करते हैं जो डाइजेस्ट में हेल्प करते हैं, जैसे स्टार्च है इन, हाँ उसको क्या है स्टार्च चाहिए, इसको क्या करते हैं वो फूड में है उसको क्या मतलब डाइजेस्ट करवाता है। ठीक है, इन योर फूड। वैसे सलाइवा का बहुत अच्छा यूज है, सलाइवा अगर आप कई आँखों वगैरह में डालते हैं तो उससे क्या है सही हो जाता है।
अब क्या है, एंजाइम क्या है, एमिलाइज ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को, कॉम्प्लेक्स कार्बन होते हैं ना उनमें, विच योर बॉडी कैन मूव इजिली, अब्जॉर्ब हो जाता है। सलाइवा आल्सो क्या है, कंटेन करती है क्या, लिंगुअल लाइपस, सी, जो ब्रेक डाउन क्या करता है, फैट को करता है, ठीक है, और क्या नहीं। और चलो, ये करती है फूड को क्या करती है, सॉफ्ट, अगर आप इजी लिखना चाहो तो। फॉर इजी क्या है, स्वेलिंग, जैसे हम उसको क्या है निगल सकें उसके लिए, ये आप ऐसे लिख दो, हो जाएगा, कोई नहीं, ठीक है। और तो कोई बात ही नहीं है, आसानी से मतलब आराम से निकल जाएगा फिर। और स्टार्च को क्या है फिर, मतलब जो शक्कर है उसमें तोड़ देती है, इसीलिए होता है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। अब लेबल डायग्राम किसका बनाना है, डाइजेस्टिव सिस्टम का बनाना है, तो चलो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है, इसमें क्या है, जैसे हमारी सिलेवरी ग्लैंड्स होती हैं, ये हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जैसे सबसे पहले भोजन माउथ में आता है, फिर एसोफेगस होता है उसमें, और फिर स्टोमक में जाता है, फिर इसके बाद क्या है, पैनक्रियाज हैं, हमारा लीवर भी है, गैल ब्लैडर है, स्मॉल इंस्टाइन है। याद रखना, स्मॉल इंस्टाइन जो होती है वो लार्ज होती है, लेंथ में क्या होती है, बड़ी होती है, और जो लार्ज इंस्टाइन होती है वो क्या होती है, स्मॉल होती है, किसमें, लेंथ में। हाँ, तो पैनक्रियाज है, स्टोमक है, तो ये आपको बना के देखने होंगे तभी ये होगा, इसको आप बनाना अच्छे से और फिर करना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब क्या है, जो नेसेसरी कंडीशन है ना ऑटोट्रोपिक के लिए, वो हम देखेंगे। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कौन सा होता है, पहले तो हम इसके बात करें। जो क्या है, अपना भोजन क्या है, खुद ही बनाते हैं, मेक ओन फूड। तो क्या हम हमारा भोजन बनाते हैं, उसको नहीं कहा जाता है, हम क्या है दूसरों की मदद से बनाते हैं, ठीक है। ऑटोट्रोप एक हेटेरोट्रोप होता है, हेटेरोट्रोप होता है जो क्या है दूसरों का बनाया हुआ भोजन खाते हैं, जैसे इंसान है वो दूसरों का भोजन खाता है, मतलब जो भैंस है, बेफेलो है, जैसे काव है, उसका जो हम दूध पीते हैं वो है, तो वो तैयार करती हैं, हम उनको खाते हैं। जैसे हैन है, उसके एग हो गए, ऐसे ही आप और भी चीज़ें बहुत सारी कर सकते हो। लेकिन जो प्लांट्स हैं वो अपना क्या करते हैं, ऑटोट्रोप्स होते हैं। इनको क्या क्या चाहिए, तो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए, वही चाहिए बस। तो क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, वाटर हो उनके पास, और क्लोरोफिल हो। सनलाइट तो होगी, क्लोरोफिल और फिर क्या है, सनलाइट हो, ठीक है। इनमें से एक भी चीज़ नहीं हुई तो हमारा क्या है, ऑटोट्रोपिक जो न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट होगा ही नहीं, ये नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन पेपर हमने क्या है, इसको क्या है कंप्लीट किया है, इससे आपको क्या फायदा होगा, एक तो क्या है आपका जो टाइम है वो क्या है आप मैनेज कर पाओगे, टाइम मैनेजमेंट आपका क्या है अच्छा हो जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, ये भी आपको पता चल गया है इस क्वेश्चन पेपर को करने के बाद। और आप कितने लिमिट में करोगे, कैसे करोगे, क्वेश्चन में कितना लिखना है आपको वो भी पता चलेगा, ठीक है। अगर आपको ऐसे ही और भी कोई क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाना है तो आगे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।